अच्छा, प्रोबेबिलिटी की आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। क्या क्या था हम लोगों ने? सबसे पहले देखी प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ओके, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो इसकी हम लोग बात कर देते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में बात करूँ मैं, 11th क्लास में हम लोगों ने एडिशन थ्योरम देखी थी। फिर यहाँ पर टर्म आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। पहली एक्सरसाइज स्टार्ट होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, फिर दूसरे में बात आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए उससे पहले मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करूं। सपोज देयर इज अ टू इवेंट्स ए एंड बी, और मैं उनके लिए बात करूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी का मीनिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यस और नो, ये आ जाएगा। अच्छा, यहां से यदि मुझसे कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल के क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। इसको इक्वेशन में फर्स्ट डाल देते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए कितनी होगी? बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए किसी ने फाइंड की, उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी आ जाएगा। बात तो सही है इसकी भी। और यहां से मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो, तो वो कितनी निकल के आएगी? कॉमन सेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ तो यहाँ तक का जो हमने यूज किया वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कोई यूज नहीं है अभी। ये सिर्फ बात हुई कौन सी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हुई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ये बात हो गई, वहां से ये दो फॉर्म निकाल दी। ठीक है, ए अपॉन बी क्या होगा और बी अपॉन ए क्या होगा। लेकिन कोई आपसे ये पूछे अब इन दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो अपने पास दो इसकी डेफिनेशन आ रही है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए लिख लो आप, या फिर आपसे कोई कहे तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कर लो। यस और नो? अच्छा, इसमें हुआ क्या कि इसमें इवेंट ए जो था वो पहले हो रहा है, फिर बी बाद में हो रहा है, तो बी का जो बी की हैपनिंग है, बी का होना जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर ये आ गया। और पता है इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of b upon a. That is called the multiplication theorem. यही multiplication theorem है। ठीक है, इस चीज को एक काम और करते हैं, लाइन चेंज कर देता हूं मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखिए, यदि मैं आपसे ये कहूं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें एक बेसिक बात होगी। बेसिक बात क्या होगी कि आपसे वो ये पूछेगा कि आपको इवेंट्स जो देगा ना, उस इवेंट्स में आपसे कंडीशन लगा देगा कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ। जैसे मान लो हमने एक केस बनाया कि भाई अपने पास एक अर्न है, एक बैग ले लिया, जैसे मैंने एग्जांपल जो गिवन था उसमें एक अर्न में 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 सपोज रेड बॉल्स हैं। और इसमें से 2 बॉल्स ड्रॉ कर रही हैं, 2 बॉल्स ड्रॉन करनी है। अच्छा, कंडीशन में दी थी 1 by 1 करनी है, 1 by 1 करनी है, एंड दूसरी बात है विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है। इतना सारा आर्गुमेंट वो क्वेश्चन में दे देगा, विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है। तो अब आपसे क्या कहेंगे आप कि भाई हमने एक ई केस बना जिसमें हमने बोला फर्स्ट दोनों कैसी बॉल होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए। ये भी कंडीशन बता दी, दोनों ब्लैक बॉल्स हैं। तो पहले केस आ गया फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, बॉल इज ब्लैक। तो फर्स्ट बॉल जब लेने जा रहे हो तो आपके पास तो अर्न पड़ा हुआ है, तो कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल कहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि एक बॉल निकालनी है, टोटल ब्लैक कितनी है 10 है, नीचे टोटल आ जाएगा 50। लेकिन बात आती है जब सेकंड ब्लैक लेने जा रहे हो, तो सेकंड जब आप ब्लैक लेने जा रहे हो ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस बात क्या है? दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई।
यदि मैंने फर्स्ट ब्लैक बॉल के लिए इवेंट ई माना है और सेकंड ब्लैक बॉल के लिए इवेंट एफ मान लेता हूं, सेकंड बॉल इज ब्लैक, तो सेकंड बॉल का ब्लैक होना, लेकिन ये डिपेंड इस बात पर कर जाएगा, और यू कैन से यहां पर अपने आप कॉमन सेंस से बताएगी कि एक बॉल जो थी वो तो बाहर निकल गई है। अब तुमसे कोई पूछे कि सेकंड बॉल निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ ना लिखो, सपोज ये टर्म यूज ना करो, तब भी तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि अपने पास अब टोटल बॉल्स कितनी है भाई, टोटल ब्लैक 9 है जो ब्लैक है, और टोटल कितनी बची है, 14 बची है। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, इसी बात को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई लिख देते हैं। और अभी हमने क्या बोला था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यू हैव टू ड्रॉ टू बॉल्स, फर्स्ट यानी ई एंड, दिस इज फॉर एंड एफ सेकंड बॉल, और बोथ आर रेड, सॉरी बोथ आर ब्लैक, तो फर्स्ट ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी यानी ये आ गई, और सेकंड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी वो डिपेंड करेगी कि पहले हमने फर्स्ट बॉल ड्रॉ कर ली है। तो यहां पर ये आ जाएगा 10/15 इंटू 9/14। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा, फिर 5 3 जा, फिर 3 3 जा, अल्टीमेटली 3/7 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का सिंपल पार्ट हो गया। अच्छा, मान लो अपने पास इवेंट्स दे दें, कोई n इवेंट्स दे दे, वो कह दे कि भाई E1 E2 E3 इतने बहुत सारे इवेंट्स हैं, डॉट 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 एंड सो ऑन, और फिर कहे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी सच दैट ऑल द इवेंट्स हैपन्स, और उसमें ये इवेंट कैसे हैं, ये इवेंट्स ऐसे हैं कि E2 का होना E1 पर डिपेंड कर रहा है, मतलब E1 पहले हो गया, मीन्स I want to say that the total probability means it is not a total probability, means the probability of occurrence of E1 and E2 and E3, ये वाली बात, E3 and so on En. What is the answer? The answer is E1, पहले तो E1 आ जाएगा, फिर जब सेकंड केस लगाएंगे ना तो यहाँ आएगा E2 अपॉन E1, ये कॉमन सेंस की बात आ जाएगी। फिर थर्ड में आएगा E3 अपॉन, अब E3 अपॉन के बाद क्या आएगा पता है, ये आएगा E1 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन E2, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों हो चुके हैं तब की बात, और ये सारे हमें ऐड करने हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने हैं। दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के क्वेश्चंस को हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या मिलेगा उसके लिए बात करेंगे। एक्चुअली तो क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात हमें ये समझ में आएगी कि आपसे जब क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है उसमें एक तो एंड बोलेगा, वो कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस एंड दिस। जैसे इस केस में बोल दिया यू हैव टू ड्रॉ 2 बॉल्स एंड बोथ बॉल्स आर ब्लैक, मींस यूज कर लिया बोथ बॉल्स, तो बोथ का मीनिंग ये है कि फर्स्ट बॉल भी लेनी है सेकंड बॉल भी लेनी है। आई थिंक इट इज ओके। तो ये वाली बात थी, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जो बेसिक एक्सप्लेनेशन था वो ये था। अब इस मल्टीप्लिकेशन जो थ्योरम है ना, उसके यूज पे ही एक टर्म कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इस टर्म से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब कोई 2 इवेंट्स हैं, उनको इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? व्हेन अकरेंस ऑफ वन नेवर इफेक्ट्स द अकरेंस ऑफ अदर। मींस एक कोई इवेंट है, उसका होना या ना होना दूसरे पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तब बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब मैथमेटिकली मैं बात करूं, जैसे कोई 2 इवेंट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट कब होंगे? जैसे ए और बी इवेंट्स हैं, और मैं ये कहूं कि उन दोनों का, जैसे बॉल निकाली थी बैग में से ना, अब 2 बॉल निकालो, फर्स्ट बॉल ब्लैक हो दूसरी बॉल भी ब्लैक हो, लेकिन फर्स्ट में क्या निकला है इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बार निकाल रहे हो तो तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम तुमने क्या निकाला है, तो तुम्हें लग नहीं रहा कि दूसरी बार वाला जो निकालने वाला केस है, सिलेक्शन वाला केस है, उस केस में फर्स्ट की डिपेंडेंसी है ही नहीं। दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो उसमें होगा क्या, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर देगा कि यू हैव टू ड्रॉ 2 बॉल्स विद रिप्लेसमेंट बोल देगा।
अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन किस तरह से इसमें अराइज होंगे कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि भाई सपोज जैसे एक एग्जांपल हमने लिया भी था, है ना, उस क्वेश्चन में क्या था कि एक डाइस थ्रो की, तो सैंपल स्पेस क्रिएट कर लिया 1 2 3 4 5 6, फिर बोलेगा ई एक इवेंट है और उसमें क्या आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं, एक इवेंट एफ है जिसमें इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इवन नंबर आ रहे हैं, फिर ये कह रहा है कि यू हैव टू चेक दैट बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। अच्छा, इंडिपेंडेंट के लिए बेसिकली कंडीशन क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें पी बी पर एक ही कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये हमें चेक करना है। अच्छा, अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकालनी पड़ेगी, इसकी अलग निकालनी पड़ेगी, तो मैं कहूं कि भाई ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कितना, एक ही एलिमेंट है उसमें 6 है, तो कोई मुझसे कहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा, ये तो 2/6 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, ये 3/6 आ जाएगा, तो ये कितनी आ गई 1/3, ये कितनी आ गई 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 1 केस है तो 1/6 आ जाएगा। तो हम लोग उसको ध्यान से समझें और इसमें रूल अप्लाई करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू थी वो 1/6 थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है उसको हमने सॉल्व किया, तो ये 1/2 इंटू 1/3 1/6 आ गई। अल्टीमेटली ये देखा कि ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो इक्वल हो रहा है पी इंटू पी एफ के, दैट्स वाई बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो ये बेसिक था जो आज मैंने समझाया था आप लोगों को, ठीक है, तो आप इसको एक बार चेक कर लें, समझ लें।